Write your roll number. My voice is audible. Hello. Voice clear है? यस सर। Okay, okay. कल हम डिस्कस कर रहे थे न्यूट्रल ग्राउंडिंग. न्यूट्रल ग्राउंडिंग में द बेसिक कॉन्सेप्ट वाज जस्ट एक सेकंड. अपना रोल नंबर लिख देना इसमें जो चैट में. न्यूट्रल ग्राउंडिंग में यस हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था. whenever there is a नॉन मेटालिक कंडक्टर को नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने सॉइल पे ग्राउंड किया. दैट इज जस्ट रिवाइज करते हैं कल वाली क्लास जो आज नया है उनके लिए. तो नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज अ पार्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसको, या अगर स्टार कनेक्टेड अगर कोई ट्रांसफार्मर है या कोई जनरेटर का वाइंडिंग है, उसका जो न्यूट्रल होता है उसको आप ग्राउंड करते हैं बाय यूजिंग ये नॉन कंडक्टिंग electric, which is not a metallic frame but it is non current carrying conductor. A non current carrying conductor, it will be used to ग्राउंड यूर सिस्टम. तो वो ग्राउंड करने का क्या रीजन है? तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने का चांसेस है, क्योंकि वेन एवर देर इज एन इंसुलेशन फेल्यूर द वोल्टेज विल ड्रास्टिकली इंक्रीज दैट विल कॉज. And whenever you use a earthing point, then it will be though the increase in voltage will be brought down to ground potential. That is the reason why we are earthing or grounding. This grounding can be classified into two types, that is equipment grounding and system grounding. हमने कल equipment grounding के बारे में डिस्कस किया था. equipment मतलब कोई भी एक equipment पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम. कोई भी चीज को आपने ग्राउंड किया, उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट का सपोज स्टार वाइंडिंग है आपका, सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर या प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर या स्टेटर वाइंडिंग ऑफ द जनरेटर और द अल्टरनेटर. उसका स्टार वाइंडिंग का जो न्यूट्रल है, अगर आप उस न्यूट्रल को अगर ग्राउंड किया तो आपका उस टाइप ऑफ ग्राउंडिंग को आप यू इक्विपमेंट ग्राउंडिंग बोलते हैं. सिस्टम ग्राउंडिंग मतलब सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ एदर इट में बी ए ट्रांसफार्मर, एदर इट में बी ए मोटर, एदर इट में बी अल्टरनेटर और लाइक दैट. तो इसमें हमने 3 सिनेरियोस डिस्कस किए थे. एक तो अनग्राउंडेड एनक्लोजर था. ये आपका मेटालिक एनक्लोजर है जिसका ये मोटर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो. ये मोटर हो गया आपका इक्विपमेंट. यहाँ पे इक्विपमेंट प्रोटेक्शन में आपका मोटर इज योर द थिंग विच यू आर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंसुलेशन फेल्यूर. इंसुलेशन फेल्यूर के कारण जो फॉल्ट होता है वो वोल्टेज इंक्रीज होता है और उसके थ्रू आपको शॉक लगे. अगर शॉक प्रिवेंट करना है, इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करना है, द डेंजर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक शॉक को प्रिवेंट करना है, तो अर्थिंग करना जरूरी है. तो जैसे आपका मोटर लिया, दिस इज अ मेटालिक एनक्लोजर, द ब्लैक डॉट्स शोइंग हियर. दिस metallic enclosure is ungrounded. This is not grounded. This metallic grounded is ungrounded. ये एक टाइप ऑफ ग्राउंडिंग है. तो यहाँ पे ग्राउंड कैसे किया? यूजिंग ए grounding resistor, you can say. This grounding resistor is used to ground this thing. This earth wire which is used to ground. दस अर्थ वायर, ये याद रखना, अर्थ वायर हमेशा SWG में काउंट करते हैं. SWG हमेशा कम से कम 10
SWG होनी चाहिए आपका अर्थवेयर कोई भी चूज कर रहे हो, किसी पार्ट के ग्राउंडिंग के लिए चूज कर रहे हो, आपका जो अर्थवेयर होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो SWG में होता है। दैट SWG इज स्टैंडर्ड measurement that will be used to measure which type of earthware should be used। तो उसका मिनिमम SWG जो है earthware का 10 SWG होने चाहिए। अगर 10 से कम होगा तो that will not be treated as the good quality of earthware which is used for grounding। For grounding purpose you need minimum of 10 SWG ground wire। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है, पूछ ले कहीं भी। नेक्स्ट दूसरा था आपका एनक्लोजर कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर। जो एनक्लोजर था पहले वाला अनग्राउंडेड था, ये एनक्लोजर न्यूट्रल को कनेक्ट किया। सपोज ये लाइन है, ये फेस, ये न्यूट्रल है। दिस न्यूट्रल इज कनेक्टेड थ्रू ए जंपर टू द मेटालिक एनक्लोजर। दिस टाइप ऑफ ग्राउंडिंग इज नोन एज एनक्लोजर कनेक्टेड टू ग्राउंडिंग। कल हमने ये डिस्कस किया था, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ सो दैट, क्योंकि कल सिर्फ 4 लोग आए थे, जो नहीं आए थे काफी लोग, तो इसलिए थोड़ा जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। और दूसरा है उसके बाद का एनक्लोजर कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर का ही दो पार्ट्स है। एक एक पार्ट में आपका जो करंट का डायरेक्शन है, इफ यू सी, ये जंपर के थ्रू आपको फिर ये क्लोज पाथ बन गया। तो ये इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा दूसरा एनक्लोजर कनेक्टेड टू न्यूट्रल में थ्रू ग्राउंडिंग रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा यूज करके वहां से भी आप लाइन करंट का पाथ बना सकते हैं। जब आपका ये क्लोज पाथ बन गया तो लाइन करंट विल बी मूविंग लाइक दिस। तो यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट वाला है ग्राउंड वायर कनेक्टेड टू एनक्लोजर। ये ग्राउंड कंडक्टर है जो आपको दिख रहा होगा, ग्राउंड कंडक्टर, उसको एनक्लोजर पे कनेक्ट किया। दिस टाइप ऑफ ग्राउंडिंग इज आल्सो वन ऑफ द सिनेरियो फॉर इक्विपमेंट प्रोटेक्शन। तो इक्विपमेंट प्रोटेक्शन में आपका थ्री टाइप्स ऑफ सिनेरियो, वन इज अनग्राउंडेड एनक्लोजर। दिस एनक्लोजर, मेटल एनक्लोजर फॉर दिस मोटर is ungrounded। Second one is enclosure connected to your neutral wire। Third one is enclosure connected to ground wire। This is a ground conductor which is through which your metallic enclosure has been connected। These are the different types of equipment texting। और सिस्टम ग्राउंडिंग की बात हुई, सिस्टम ग्राउंडिंग में आप एक एग्जांपल लिया था कि कोई लाइन है, उसमें अगर कैपेसिटिव करंट फ्लो होना है, तो कैपेसिटिव करंट तभी फ्लो होगा जब आपका ग्राउंड से कोई पाथ बनेगा। तो उसको ग्राउंड किया तो आपका जो भी अगर कोई फॉल्ट आ गया, सपोज एक एग्जांपल लिया था हमने ये वाला, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला देखो, फर्स्ट वाला में पाथ देखो और सेकंड वाले में पाथ देखो, सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड किया तो यहाँ पे इसका जो शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से आपका फॉल्ट करंट जो है, जब ये ग्राउंड कर दिया ड्यू टू द इंसुलेशन फेल्यूर, सपोज एनी फॉल्ट ऑकर हुआ, इंसुलेशन फेल्यूर इज अ टाइप ऑफ फॉल्ट due to which your voltage has been increased, that voltage has been brought down to ground potential so that the system which is connected to the other side will not be affected। सपोज यहाँ पे दोनों साइड ग्राउंड कर दिया तो ड्यूअल क्लोज पाथ प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ से आपका शॉर्ट सर्क्यूट के थ्रू हमेशा करंट लो इम्पीडेंस पाथ लेगा। तो यहाँ से आपका पूरा सर्क्यूट बन रहा है, तो मैक्सिमम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सिस्टम आल्सो, दिस विल आल्सो डैमेज। नेक्स्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट है अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम क्या है? तो यहाँ पे नेम क्या इंडिकेट कर रहा है? अनग्राउंडेड मतलब ग्राउंड नहीं किया है। तो इफ यू सी दिस डायग्राम, इट इज अ सिंपल आइसोलेटेड न्यूट्रल सिस्टम। आइसोलेटेड न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल हवा में है, न्यूट्रल इज इन एयर, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ग्राउंड, हेंस द नेम अनग्राउंडेड न्यूट्रल सिस्टम। और यहाँ पे हमेशा ये कैपेसिटिव कपलिंग होती है, यहाँ पे आर वाई बी तीनों फेस में you can see the capacitive coupling between the conductors as well as earth। agar if you see this one, this is neutral is ungrounded, but there are conductors, this is the capacitive coupling between these conductors। The capacitive coupling for RYB phase is indicated by CR, CY and CB, through which ground is connected। The line conductors will have some certain amount of capacitance between one another and to earth। दिस ये एक लाइन का जो यहाँ पे आर वाई बी फेस है, और यहाँ से
यहाँ से आपको ग्राउंड तक जो कैपेसिटेंस है थ्रू दिस कैपेसिटेंस इज अ दैट कैपेसिटेंस। और एक आर और वाई के बीच में, जो दोनों के बीच में ये गैप है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा। दिस द लाइन कंडक्टर्स विल आल्सो हैव कैपेसिटेंस इफेक्ट बिटवीन ईच अदर। आर और वाई के बीच में कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सी आर वाई। वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सी वाई बी। एंड बी और आर के बीच में एक कैपेसिटेंस इफेक्ट होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज सी बी वाई, सी बी आर, sorry. This is the capacitance that is between the line and the ground. ये R line और ground का जो capacitance effect है, that is treated as CR. Similarly for CY, similarly for B line, that is CB. The CB is the capacitance that is existing between line B and ground. CY is the capacitance that exists between line Y and ground. This is one. The capacitance between the conductors is represented in delta. If you see, द कैपेसिटेंस बिटवीन द कंडक्टर आर और वाई के बीच में जो कैपेसिटेंस है वो उसको डेल्टा में रिप्रेजेंट किया ये कैपेसिटेंस को। और अर्थ बिटवीन द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड इन स्टार। जो ये कनेक्शन देखोगे यहाँ पे भी ये स्टार वाइंडिंग है, और ये जो कैपेसिटेंस भी जो ग्राउंड कैपेसिटेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड इन star connection. This is represented in delta connection. As the grounding characteristics are still affected by the, as the grounding capacitors are little affected, though little capacitance that can be neglected. So तो grounding characteristics के through आपका capacitance है that can be neglected, because the value of that capacitance effect will be very very less. Or if you see the capacitance to earth, the capacitance to earth जो है यहाँ पे uniformly distributed along its entire length. For all the calculation, the capacitor is grouped to form a single capacitor between face and earth. If you see the whole calculation, you can form a single capacitance by using the connections provided here. तो अगर आपने ये वाला लिया, next this is, or let IR be the current through the R phase, or IY be the current through the Y phase, and IB be the current through the B phase. This is the phase current. तो phase current का फॉर्मूला क्या होगा? phase voltage by the reactance. यहाँ पे reactance जो है X, हाँ बोलो, यहाँ पे IR as well as IY and IB. Let us assume IR is equals to IY is equals to IB. Then the equivalent क्या आएगा? That will be V phase voltage by XC. This is XC is the capacitive reactance from of the line to the ground. The capacitive reactance of the line to the ground, जैसे वो डिस्कस किया था। तो V phase is the phase voltage. Suppose star connected winding है, तो if the line voltage is 400, then the phase voltage will become 400 by root 3. This XC is the complete capacitive reactance from the line to ground. तो complete capacitive reactance मतलब 1 by 2 pi FC, where C is the C equivalent of CR, CY as well as CB. अगर आप स्टार वाइंडिंग में है, CR, CY, CB क्या होगा? CR plus CY plus CB होगा। रेसिस्टेंस के अपोजिट, जैसे रेसिस्टेंस में होता है 1/R, R1, जब स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? बोलो कुछ। कैपेसिटेंस का रेसिस्टेंस का अपोजिट होता है। रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। सिर्फ कैपेसिटेंस का आपका फॉर्मूला जो है, जब वॉइस इको हो रहा है, हाँ, आप ना वो ऑडियो बंद करो जब बोलना है तो ये ये कोरोना कौन है भाई? नाम कैसे चेंज करके आ रहे हो?
now IR is equals to IY is equals to IB is equals to V phase by XC. If you see the phasor diagram, normal phasor diagram, if you see, this is your VYN, VRN, VBN, which are displaced by 120 degree each. IR and currents will be तो आपको I VYN और VBN के जो फेस है, that will be the your current, that is IB, and here this IY will be the between IR and VYN, and the angle will be 30 degrees. The IY, IR, IY, IB will have displacement of 120 degrees. VYN as well as IB will have displacement of 30 degrees, and VBN and IR will have displacement of 30 degrees. IY as well as VRN will have displacement of 30 degrees each. ये आपको फेसर डायग्राम पढ़ा होगा आपने. नेक्स्ट. No. Now the important one is the types of your grounding in system. That is, let us discuss this one also. सपोज कोई नॉर्मल कंडीशन है, अनग्राउंडेड न्यूट्रल है आपका सिस्टम, और कोई नॉर्मल कंडीशन है. नॉर्मल कंडीशन में एवरीथिंग विल बी इन फेस, देयर विल बी नो फेस इन बैलेंस. तो जैसे वी आर एंड ऑल द फेस वोल्टेजेस आर डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्री ईच. Y phase will be displaced by -120 and B phase will be displaced by -240. Similarly, IR, IY and IB will have phase difference of 120 degrees. अगर कोई fault नहीं है, IR is equals to IY, all the currents through each phase will be equals to same. IR is equals to IY is equals to IB is equals to where V phase is the phase voltage VL by √3 and XC is the capacitive reactance. Suppose कोई line to ground fault हो गया, जो normally अक्सर होता है. अगर line to ground fault हो गया यहाँ पे, this line to ground fault means any line, let us take B line पे यहाँ पे fault हुआ, fault F is occurring between the line B and the ground. तो आपका जो शॉर्ट सर्क्यूट पाथ क्या करेगा, जो मैक्सिमम करंट है वो करंट पूरा इसी के थ्रू फ्लो होगा. तो आपका फेसर डायग्राम क्या हो गया, VRN, VYN, VBN आर डिस्प्लेस्ड बाय 120 डिग्रीज. तो ये जो एंगल है, तो यहाँ पे आपका IR हो गया. IR कैसे हुआ, this is your single line to ground fault. So this is IC is your charging current. Charging current कैसे flow होगा, whenever there is a path to ground, there will be existence of capacitance effect between this line and ground. So यहाँ पे ground हो गया, this capacitance was already grounded. अगर if you see this diagram, this is already grounded. जब यहाँ पे कोई line to ground fault हो गया, that will create a closed circuit path from ground to ground. यहाँ पे ground से यहाँ पे ground तक ये क्लोज सर्क्यूट पाथ होगा. तो उसी के थ्रू आपका सेम करंट IY will start flowing through, the circulating current will start flowing through from this path, this IR, IY, and the charging current, this is IC, and the same IY will start flowing, the IY will be start flowing through this. This is IR and this is IY. The total current IR plus IY will be equals to IC. The same current is the maximum current, that is IC will be the sum of IR plus IY. Suppose कोई Y phase और ground के बीच में fault है, तो the charging current IC will carry the currents of IR plus IB. अगर R phase और ground के बीच में fault है, the charging current will carry the sum of the currents IY plus IB, because whenever it is short circuited, it is nothing but the voltage existing at this phase will be equals to 0, because short circuit हो गया ना, तो ground potential हो गया. ground potential हो गया मतलब VB का जो voltage था वो 0 हो गया. जो यहाँ पे लाइन वोल्टेज फ्लो हो रहा था, that has become 0. तो आपका जो फेस इनबैलेंस जो क्रिएट होगा, that will be
like this IC will be the vector sum of IR plus IY. Suppose if IR is this one and IY is this one, IR and IY का जो फेस एंगल है वो 60 डिग्री, तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा, दिस इज अ पैरेलल वेक्टर फॉर IY, दिस इज अ पैरेलल वेक्टर फॉर IR, तो IR plus IY will be your charging current. This charging current is nothing but your fault current due to the line to ground fault. पहले क्या था, IR as well as IY as well as IB equals to V phase by X theta. Whenever there is a single line to ground fault, the voltage of line B has become zero because the fault has occurred between line B as well as ground. Suppose यहाँ पे fault होता, यहाँ पे और ground पे fault होता, तो IC will be equals to IR plus IB. अगर यहाँ पे कोई fault होता, तो IC will be equals to IY plus IB, like that. तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में क्या होगा, द पोटेंशियल ऑफ फॉल्टी फेस बिकम्स इक्वल टू ग्राउंड पोटेंशियल, इजंट इट? यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ फॉल्टी फेस, दिस इज अ फॉल्टी फेस, आर फेस, वाई फेस, बी फेस में दिस इज योर फॉल्टी फेस, तो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया. whenever there is zero potential, the voltage of the two remaining healthy faces कौन सा है, R as well as Y. In this figure, R as well as Y are the healthy faces and this is your faulty phase. The voltages of the two remaining filters rise from the normal phase voltage to full line value. full line value कितना है, सपोज 3 फेस वोल्टेज है तो 400 वैल्यू, जब 400 ईच फेस में 230.96 था, क्योंकि फेस वोल्टेज क्या हो गया, अगर 3 फेस में फेस वोल्टेज क्या हो गया, V फेस इज इक्वल टू VL by root 3. that was the V phase was directly proportional to the current IR. If you see, IR is equals to IY is equals to IB is equals to V phase, where V phase is equals to VL by root 3. VL by root 3 is the VL is a line current of 3 phases. तो V phase क्या हो गया, something like you will get 230.96 अगर 400 वोल्ट लाइन वोल्टेज लोगे. तो अब एक फेस फॉल्ट की वजह से सिंगल लाइन टू ग्राउंड के एक सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की वजह से VB का जीरो हो गया, तो बचा क्या है, IR VR as well as VY. so only the voltage of this phase exists. टोटल फुल लाइन वोल्टेज जो है वो दोनों फेस में एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ के ऑलरेडी पोटेंशियल जीरो हो गया, ड्यू टू विच फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. The capacitive current in the two healthy phases increased to 3 times that of the normal value. तो capacitive current पहले क्या था, डिवाइडेड बाय ये था, सपोज कैपेसिटिव करंट क्या हो गया, बाई 3 हो गया. पहले क्या था, कोई फॉल्ट नहीं है, तो कैपेसिटिव करंट आपका बाई 3 था, तो अब वो कितना हो गया, that has become 3 times because the fault has occurred in one phase. The capacitive current becomes 3 times the normal per phase capacitive current. Per phase capacitive current was V phase by XC. वो 3 times हो गया, मतलब 3 into V phase by XC. That will be your capacitance capacitive current, because capacitive fault current is nothing but short circuit current. Short circuit current is nothing but whole maximum amount of current that will flow through this will be flowing through this. अगर आपने न्यूट्रल का वैल्यू लिया, न्यूट्रल करंट कितना था, IR प्लस IY प्लस IB बाई 3, ये आपने पावर सिस्टम एनालिसिस में पढ़ा होगा, तो वो मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम 1/3 था, जो फॉल्ट की वजह से मैक्सिमम 3 times हो गया, so that capacitive fault IC becomes 3 times that of the normal per phase current. The system cannot provide adequate protection against earth fault. It is because the capacitive current is small in magnitude and cannot operate for protective devices. The capacitive current flows into the earth. Experience shows that the IC in excess of to maintain the arc in the ionized path. So if the fault current is once maintained, it may exist after the fault has been cleared. This phenomenon is known as is this phenomenon may exist even after the earth fault is clear. This phenomenon is known as persistent arc, is also called as arcing ground. Arcing ground का मतलब यही है कि the capacitive current that IC that will flow into this arc, and this shows that IC is excess of 4 amperes is sufficient to maintain 4 amperes is sufficient to maintain the arc in the ionizer path. But यहाँ पे capacitive current
जो हो गया 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट हो गया। सिर्फ 4 एम्पियर करंट इज सफिशिएंट टू मेंटेन द आर्क। तो आप अगर आपका कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो गया, सपोज आप वी फेस 230.96 लो, अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका आ गया समथिंग लाइक 2 ओम्स और 3 ओम्स, तो 230/2 विल बी समथिंग लाइक 115, 100 एम्पियर्स, 100 300 हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया। 4 एम्पियर सफिशिएंट था आर्क मेंटेन करने के लिए। 4 एम्पियर्स की जगह आपका 3 टाइम्स मतलब 300 हो गया। तो 4 एम्पियर्स की वजह से सफिशिएंट था, लेकिन 300 है, तो ऑब्वियसली आपका जो आर्क जो है वो अर्थ फॉल्ट होने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। इस परसिस्टेंट आर्क फेनोमेन मतलब जो आर्क कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रहा है उस चीज को बोलते हैं आर्किंग ग्राउंड। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो अभी तक हमने जो फॉल्ट डिस्कस किया था वो उसका न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं था, न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं था। इसलिए न्यूट्रल ग्राउंड करना जरूरी है, क्योंकि द phenomenon of arcing ground exists unless you are not grounding the neutral। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में आपको कि आर्किंग ग्राउंड तब एग्जिस्ट करेगा when your neutral winding is ungrounded, neutral winding is solidly grounded, neutral winding is resistance grounded, neutral winding is reactance grounded। The answer will be ungrounded। अगर आइसोलेट कर दिया न्यूट्रल को, किसी भी चीज को साथ ग्राउंड नहीं किया, तब आर्किंग ग्राउंड एग्जिस्ट करने का चांसेस है whenever there is single line to ground fault। So in order to prevent that we have to ground the neutral। न्यूट्रल ग्राउंड करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। एक है न्यूट्रल ग्राउंडिंग बाय यूजिंग सॉलिडली ग्राउंड है। सॉलिडली ग्राउंडिंग मतलब सिर्फ एक वायर ले लो न्यूट्रल से और शॉर्ट सर्क्यूट कर दो यहाँ पे, सिर्फ एक वायर ले लो यहाँ पे। हाँ, पीपीटी एग्जिस्ट कर रहा है, दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। ये अब यस हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे सर अनग्राउंडेड की वजह से हमें आर्किंग ग्राउंड एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए हमें ग्राउंडिंग पे जाना जरूरी है। जरूर ग्राउंडिंग कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं ग्राउंडिंग करने का। एक सॉलिडली ग्राउंडेड होता है, वो सॉलिडली ग्राउंडेड यहाँ पे दिख रहा है आपको। जो सॉलिडली ग्राउंडेड मतलब मैंने रेजिस्टेंस यूज की नहीं किया या रिएक्टेंस नहीं यूज किया, सीधा सीधा एक वायर से मैंने ग्राउंड कर दिया। इस टाइप ऑफ ग्राउंडिंग को बोलते हैं सॉलिडली ग्राउंडिंग। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग इज नोन एज सॉलिडली ग्राउंडेड। तो यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, सपोज आर फेस और ग्राउंड के बीच में कोई फॉल्ट आ गया, तो आपका कैपेसिटिव जो करंट है यहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से सर्कुलेट होने के बाद जो कैपेसिटिव करंट जो मैग्नीट्यूड की वजह से जो आर्क एग्जिस्ट कर रहा था, that magnitude of arc will be reduced because the neutral carries 1/3 of the total current। 1/3 of the 3 times जो भी एग्जिस्ट हुआ था वो 1/3 reduce हो जाएगा because of this grounding। This type of grounding is preferred for the equipments। depending on the application you will prefer different types of grounding। तो advantages क्या है न्यूट्रल ग्राउंडिंग का? voltages of the healthy phases will not exceed line to ground voltages and they remain almost nearly constant। healthy phases का voltage जो था वो एक फेस जीरो होने के कारण, क्योंकि फॉल्ट होने के कारण उस एक फेस का जो वोल्टेज था वो जीरो हो गया, तो बाकी दो फेसेस थे, जो 3 फेस का वोल्टेज था वो 2 फेस पे पड़ गया बारी। वो अवॉइड करने के लिए आपने न्यूट्रल ग्राउंड करे। तो न्यूट्रल ग्राउंड करने की वजह से जो वोल्टेज ऑफ द फेसेस जो है वो लाइन वोल्टेज से, लाइन टू ग्राउंड वोल्टेज से वो एक्सीड नहीं करेगा, दैट विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग ए क्लोज सर्क्यूट पाथ फॉर द सर्कुलेटिंग करंट। एंड देन हाई वोल्टेजेस ड्यू टू आर्किंग ग्राउंड्स आर एलिमिनेटेड। जो ग्राउंडिंग करने का रीजन ही आर्किंग ग्राउंड एलिमिनेट करना है, तो हाई वोल्टेजेस ड्यू टू दैट आर्किंग ग्राउंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय यूजिंग दिस neutral grounding। The protective relays can be used to provide protection against earth faults। In case of earth fault, the protective relay will operate to isolate the faulty line।
the over voltages due to lightning or discharge to earth. lightning अपने concept क्या है कि जब lightning होता है तो उस lightning की वजह से जो over voltage exist करेगा, yeah, that over voltage can also be discharged to towards the earth in by using neutral grounding. अगर न्यूट्रल ग्राउंडिंग नहीं है, आपको डिस्चार्ज का कोई पाथ नहीं है, जब डिस्चार्ज का पाथ नहीं है वो एक आपके सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको डिस्चार्ज पाथ प्रोवाइड करना है। डिस्चार्ज पाथ कैसे प्रोवाइड कर रहे हो? ग्राउंड करके। किसको ग्राउंड करके? न्यूट्रल को ग्राउंड करके। तो जब ग्राउंड करने के बाद क्या होगा? जब ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग, कोई बोल रहा है तो सर्विस का आपका रिलेबिलिटी भी बढ़ जाता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग से। दिस आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ सकते हैं। हाँ, मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग फटाफट करते हैं। एक सॉलिड और इफेक्टिव ग्राउंडिंग होगा, और दूसरा रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग, और तीसरा रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, और फोर्थ वन इज रेजोनेंट ग्राउंडिंग और योर पीटरसन कॉइल ग्राउंडिंग। सॉलिड ग्राउंडिंग में क्या है, जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था, सीधा आपको न्यूट्रल से लेके ग्राउंड को ग्राउंड कर देना। तो व्हेन द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए थ्री फेज सिस्टम, सपोज एक थ्री फेज जनरेटर ले लिया, थ्री फेज ट्रांस। ऑडियो बंद करो यार 2 मिनट, सब ऑडियो बंद करो अपना। मुझे आप मेरा वॉइस मुझे खुद आ रहा है, प्लीज ऑडियो बंद करो। और यहाँ पे क्या है, when the neutral point of a three phase system, when the neutral point of a three phase system, whether it may be a three phase generator or three phase transformer, anything that if connected directly to the earth using a wire of negligible resistance, उसका resistance almost negligible है, तो उस type of grounding को बोलते हैं आपको न्यूट्रल solidly grounding और effective grounding बोलते हैं। और सपोज ये लिया, सपोज कोई फॉल्ट आ गया, तो दिस इज योर फॉल्ट करंट एंड the fault has been occurring in the B phase, तो IR IY तो क्या पाथ लेगा? शॉर्ट सर्क्यूट पाथ लेगा। शॉर्ट सर्क्यूट पाथ लेगा whenever it takes the short circuit path, this the maximum voltage that is appearing will be brought down to ground potential. When it is brought down to ground potential, then your system or the personal can not be affected by using by those short circuit voltage or maximum voltage that is existing due to the short circuit due to this short circuit fault. एडवांटेजेस क्या है? न्यूट्रल इज इफेक्टिवली हेल्ड एट अर्थ पोटेंशियल, क्योंकि सीधा सीधा कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, तो सीधा सीधा जो आपका न्यूट्रल है वो ग्राउंड पोटेंशियल पे आ जाएगा। whenever there is an earth fault occurs on any phase, suppose R phase to ground या Y phase to ground या B phase to ground, कोई भी हुआ तो IC is in phase opposition to the fault current। जो IC जो है that will be always in phase opposition to your fault current। IC is your charging current, IC will be your charging current, that there will be no arcing ground or over voltage condition that can occur whenever your neutral is solidly grounded. When there is an earth fault on any phase of the system, the phase to earth voltage of faulty system becomes zero, that is sure. However, the phase to earth voltage of the remaining two healthy phases remain at normal phase voltage, because the potential of the neutral is fixed at earth potential। पोटेंशियल ऑफ द न्यूट्रल जब अर्थ पोटेंशियल हो गया, तो पिछली बार क्या था? ग्राउंड पोटेंशियल, ये अर्थ पोटेंशियल नहीं था। जब अर्थ पोटेंशियल नहीं था, इस दोनों फेस ये यहाँ पे फॉल्ट होने के कारण यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो गया शॉर्ट सर्क्यूट की वजह से। जब वोल्टेज यहाँ पे जीरो हो गया, इन दोनों को बारी पड़ गया, आर और वाई फेस को। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया? इसको ग्राउंड पोटेंशियल कर दिया। जब इसको ग्राउंड पोटेंशियल कर दिया, जब इसको ग्राउंड पोटेंशियल कर दिया, तो दोनों फेसेस भी नॉर्मल वोल्टेज पे होगा इंस्टेड ऑफ हायर वोल्टेज। तो इट बिकम्स इजियर टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम अर्थ फॉल्ट विच फ्रीक्वेंटली अकर ऑन द सिस्टम। जो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, आपने पढ़ा होगा 70 to 75% ऑफ योर ओवरऑल फॉल्ट विल बी योर अर्थ फॉल्ट। तो ग्राउंडिंग का नेसेसिटी आप देखो कितना जरूरी है। ग्राउंडिंग करना इतना जरूरी है क्योंकि 70% to 80% of 75% of your all the faults that occur in your power system are line to ground fault. Next, disadvantages क्या है? Since most of the fault and an overhead are face to earth fault,
द सिस्टम हैज टू बेयर लार्ज नंबर ऑफ सिवियर शॉक्स, तो सिस्टम को बेयर करना पड़ेगा, तो दिस कॉजेस द सिस्टम टू बिकम अनस्टेबल। ऑब्वियसली जब ज्यादा फॉल्ट होगा और ज्यादा सिस्टम को बेयर करना पड़ेगा उस लार्ज नंबर ऑफ शॉक्स को, शॉक्स मतलब immediate increase in circuit parameters, that immediate increase may cause damage to your system or the system instability may occur. और दूसरा पॉइंट, दूसरा डिसएडवांटेज है, the solid grounding results in heavy earth fault currents. Since the fault has to be cleared by the circuit breaker, the heavy fault current may cause the burning of your circuit breaker contacts. तो आपका सर्क्यूट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जब ऑलरेडी करंट कैरी कर रहा होता है, जब आपका कोई heavy earth fault exist हुआ, तो that maximum amount of fault current that will be flowing through your circuit breaker contacts. तो सर्क्यूट ब्रेकर कॉन्टैक्ट जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जब कॉन्टैक्ट में होगा, तो उसके थ्रू जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, पहले एक नॉर्मल कंडीशन में एक अलग वैल्यू ऑफ करंट था, जब शॉर्ट सर्क्यूट फॉल्ट होने के बाद एक अलग मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, सपोज 100 एम्पियर कैरी कर रहा होता है, उसके ऊपर 1000 एम्पियर्स का बोझ लगा दिया, तो वो सर्क्यूट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट भी बर्न होने का चांसेस रहेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो increased earth fault results in greater interference of neighboring communication line, as we have already discussed in carrier content protection. आपका ट्रांसमिशन लाइन और कम्युनिकेशन लाइन साथ साथ में जाता रहे, जब ट्रांसमिशन लाइन और कम्युनिकेशन लाइन होता है, जो कम्युनिकेशन लाइन पे भी इफेक्ट पड़ने का चांसेस रहता है जब आपका ये इंक्रीज अर्थ फॉल्ट करंट होगा। और नेक्स्ट वन इज रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग। रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग में कुछ नहीं है, एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, पहले नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस से आपने ग्राउंड कर दिया था, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्राउंडिंग इज नोन एज रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग। रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग कैसे, यहाँ पे आर के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, आप आर के वैल्यू पे डिपेंड करके आर ग्राउंडिंग कैन बी मिनिमाइज। अगर आर ग्राउंडिंग एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ज्यादा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आर का वैल्यू एडजस्ट करोगे, आर का वैल्यू चेंज करके दैट विल मिनिमाइज। सपोज आर्किंग ग्राउंड वहां पे एग्जिस्ट बहुत कम करता है, तो मुझे वहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू जितना कम हो उतना मुझे चल जाएगा काम। अगर अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाना है, तो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर आर्किंग ग्राउंड। आर्किंग ग्राउंड कब एग्जिस्ट कर रहा था, जब न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं था। द अर्थ फॉल्ट इज स्मॉल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस, देयरफॉर अर्थ फॉल्ट कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू जो ड्रॉप होगा, उसके थ्रू जब ड्रॉप हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू है ज्यादा है, तो ड्रॉप विल बी हायर। इफ द ड्रॉप विल बी हायर, then your magnitude of earth fault current which was higher in solidly grounded, वो और कम हो गया। तो this is the advantages of resistance grounding over solidly grounded। तो अनस्टेबिलिटी जो एग्जिस्ट कर रहा था वो भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। और डिसएडवांटेजेस है, आप पढ़ लेना, ये ज्यादा कुछ नहीं है। रिएक्टेंस ग्राउंडिंग, रिएक्टेंस में क्या है, एक रिएक्टेंस के थ्रू आप एक रिएक्टेंस के थ्रू आप ग्राउंड करोगे, दिस टाइप ऑफ ग्राउंडिंग इज नोन एज रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। तो रिएक्टेंस ग्राउंडिंग में in this the fault current required to operate the protective devices is higher than that of the resistance grounding for the same fault current conditions. Higher transient voltages appear under fault conditions। and next one is, टाइम कितना हो गया, खत्म हो गया क्या? और disadvantages, in this system the fault current required to operate the protective device is higher than the resistance grounding for the same fault conditions. Higher transient voltages appear under fault conditions। now the last one is resonant grounding। टाइम खत्म हो गया क्या? लास्ट वन इज आर्क सप्रेशन कॉइल, और एक कॉइल यूज करके आप ग्राउंड करोगे, दैट टाइप ऑफ ग्राउंडिंग इज आल्सो नोन एज पीटरसन कॉइल। उसमें कुछ नहीं है, एक इंडक्टर लगाते हैं, उस इंडक्टर का वैल्यू होगा 1/3 ओमेगा स्क्वायर सी, बस। या कल कंटिन्यू करते, कोई नहीं, कल कंटिन्यू